तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था और वो फॉर्मूला क्या था, केपी और केसी में रिलेशन, है ना। तो बताइए केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, यही रिलेशन होता है। और डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया था फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो उसमें कितने फैक्टर पढ़ाए गए थे, चार में जो इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर था वो टेम्परेचर वाला था। और बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से कभी कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती भी है और कभी कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घट भी जाती है। तो आप मुझे बताइएगा टेम्परेचर बढ़ाने से किसकी हेल्प होती है, एंडो या एक्सो की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की हेल्प होती है। तो आप अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के का वैल्यू बढ़ता है, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू कम हो जाती है। के बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन मैं उसी जगह में आपको ये भी बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन एक्सो हो या एंडो हो, लेकिन रिएक्शन की रेट हमेशा बढ़ती है, ठीक है, आपको याद होगा। चलिए ठीक है भाई, देखिए इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कोई भी रिएक्शन दिया था, ध्यान देना। मान लो यहाँ में हम लोग, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करा होगा जिसमें 2NH3 ऐसा दिया गया था, है ना। तो अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो आपको ऐसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया गया था, कॉपी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। N2 गैस प्लस 3H2 गैस। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां में क्या था कि रिएक्टेंट का इनिशियल मोल गिवन था, है कि नहीं। मान लो ये क्वेश्चन में बोला गया था ना कि NH3 के इनिशियल मोल 20 है, तो इसका हम लोग क्या लिख देते हैं, 0 0। मतलब जब भी अभी तक हमने जो कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो वहां में इनिशियल मोल गिवन होता था, है कि नहीं। आप देखो इसके पहले जितने भी लास्ट क्वेश्चन में आप यही किया था, उसमें NH3 का इनिशियल मोल कितना था, 20 मोल था। लेकिन अभी क्या होगा कि आपको इनिशियल मोल गिवन नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना। कुछ भी नहीं दिया जाएगा, मतलब इनिशियल मोल के बारे में कभी भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और एजम्पशन क्या लेना पड़ेगा, जब भी रिएक्टेंट के इनिशियल मोल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना भाई, वही उसका क्या हो जाएगा, इनिशियल मोल मान लेना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इनिशियल मोल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपको 3 एजम्पशन लेना पड़ेगा, और वो एजम्पशन क्या क्या है, ठीक है। वो एजम्पशन क्या क्या है, पहला इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ऐसे ही बोले तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। मतलब जब भी हमारा क्वेश्चन में इनिशियल मोल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो जो रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा आप उसी को इनिशियल मोल मानते हुए सॉल्व करेंगे। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो क्वेश्चन में वॉल्यूम के बारे में नहीं दिया है तो वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर मानिएगा, और अगर आपको प्रेशर नहीं दिया है तो प्रेशर को हमेशा क्या मान लेंगे, 180। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था उसमें आपको क्या गिवन था, बताओ, इनिशियल मोल गिवन था। लेकिन अगर क्वेश्चन में इनिशियल मोल नहीं दिया जाए और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जो रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आप उसी को क्या मान लेंगे, इनिशियल मोल मान लेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या। वॉल्यूम नहीं दिया है तो वॉल्यूम कितना मानेंगे, 1 लीटर, और प्रेशर नहीं दिया है तो प्रेशर कितना मान लेंगे, 1 atm। क्या यहां तक किसी को डाउट नहीं है, कॉपी कर लीजिए। तो ये आपको एजम्पशन कम मानना है जब आपको इनिशियल मोल के बारे में जानकारी नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जनसंख्या कम होते जाएगा, और ये तो अभी 3-4 महीना ही हुआ, बाद में 10 से 15 स्टूडेंट बैठ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। लास्ट तक आपको आना है। कॉपी हो गया, तो मैं अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन करा देता हूं। जब भी क्वेश्चन में इनिशियल मोल नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही उसका इनिशियल मोल हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक कॉपी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखिए आप,
ठीक है भाई। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मान लो ये रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है और आपको इनिशियल मोल फाइंड आउट करना होगा, तो क्या स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ही मान लेंगे क्या? नहीं। तो उस केस में अगर आपको इनिशियल मोल ही निकालना है, जैसे भाई अगर मान लो यहाँ में लिखा है 2NH3 गिव्स N2 + 3H2, क्लियर है ना भाई? अगर आपको बोलेगा कि इनिशियल मोल बताइए, तो क्या इनिशियल मोल 2 होगा? नहीं, उस केस में इनिशियल मोल उसका कोफिशिएंट नहीं मानना है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? पर भाई क्वेश्चन में केसी निकालना है, केपी निकालना है, उस केस में इनिशियल मोल नहीं दिया है, तो ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका इनिशियल मोल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इनिशियल मोल ही फाइंड आउट करना होगा, तो उस केस में आपको ये नहीं मानना पड़ेगा, कुछ ए मान के सॉल्व करिए, बाद में आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब कराऊंगा तो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये लिखिए रिएक्शन, उसके बाद लैंग्वेज लिखना है। कॉपी हो चुका है क्या? तो लिखिए एट इक्विलिब्रियम 60% reactant get dissociated. At equilibrium 60% reactant get dissociated. 60% reactant get dissociated. Find Kc. Find Kc. तो आपको क्या भी निकालना है? Kc निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, देखो ये आपका रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिएक्शन है और इस रिएक्शन में क्या बोला है कि 60% रिएक्टेंट क्या हो चुका है? डिसोसिएट हो गया है। कहां पे डिसोसिएट हुआ है? एट इक्विलिब्रियम पे। बोला है क्या? एट इक्विलिब्रियम 60% रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड। आपको केसी निकालना है। अरे भाई केसी निकालना है तो उसके लिए आपको इनिशियल मोल तो नहीं दिया है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी क्वेश्चन में इनिशियल मोल नहीं दिया है और टाइम t = 0 पे इसके इनिशियल मोल तो नहीं मालूम है, तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे वही उसके क्या हो जाएंगे? इनिशियल मोल हो जाएंगे। तो इसके इनिशियल मोल 2 और इसके कितने हो जाएंगे भाई प्रोडक्ट के? 0। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 2 में से कितना खत्म होगा? 2x। कितना खत्म होगा? 2x। ये कितना बनेगा? x। और ये कितना बनेगा? x। और कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है? आंसर इज 60%। मतलब परसेंटेज अल्फा कितना दिया है? 60%। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.6। अरे भाई होगी कि नहीं होगी? 60% डिसोसिएट हो गया है, तो फ्रैक्शन अगर निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, तो क्या 60/100 0.6 आ जाएगा? मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ गई? 0.6 आ गई। और बताओ यहां से अल्फा कैसे निकालते हैं? कितना डिसोसिएट हुआ? 2x। कितना इनिशियल था? 2। और अल्फा की वैल्यू 0.6 है। तो बताओ क्या यहां से हम लोग क्या निकाल चुके हैं? x। क्या निकाल चुके हैं? x। मैं वही ना बोल रहा था भाई, कहीं से हमको x मिल जाए, और x तो मिल गया है। और x निकालने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिया ही जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अब बताओ यहां से x की वैल्यू यहां में डालेंगे, तो बताओ ये वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू 0.2 डालेंगे तो 2 - 1.2 क्या 0.8 होगा? और बताओ यहाँ में क्या हो जाएगा? 0.6। और इसका भी क्या हो जाएगा? 0.6। अच्छा बताइए ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम के क्या है? तो आपका आंसर इज इक्विलिब्रियम के मोल है। और भाई इक्विलिब्रियम के क्या है? मोल है। लेकिन आप मुझे बताइए केसी निकालना है तो कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन क्या वॉल्यूम दिया है क्या? कुछ भी मुंह से आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है। क्या वॉल्यूम दिया है क्या? नहीं। तो अगर वॉल्यूम नहीं दिया जाएगा तो वॉल्यूम को क्या मानेंगे? 1 लीटर। वॉल्यूम को क्या मान लेंगे? 1 लीटर। तो अगर हम केसी की बात करें, बताओ भाई केसी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर। होगा कि नहीं ऐसा? और कंसंट्रेशन निकालना है इक्विलिब्रियम के, लेकिन इक्विलिब्रियम पे मोल पता है और वॉल्यूम तो 1 मान लेंगे। तो बताओ यहाँ में क्या लिखेंगे? केसी। इसके कंसंट्रेशन क्या होगा? HI का। तो क्या लिखा जाएगा? 0.6 डिवाइडेड बाई 1। क्या मोल बाई वॉल्यूम का क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन। और इसका भी क्या हो जाएगा? बोलो 0. कितना? 6 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई, बताओ HI की वैल्यू कितनी आई है? 0.8 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? 1 क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि आपको कंसंट्रेशन चाहिए था, ठीक है। तो आप मुझे बताइए केसी की जो वैल्यू होगी भाई, यहाँ से क्या बचेगा? 0.6 इंटू 0.6, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू 0.8। क्या समझ पा रहे हैं? क्या आप बताओ ये डेसिमल और ये डेसिमल से ये दोनों डेसिमल हट जाएगा? हट जाएगा ना। तो बताओ ऊपर में क्या बचेगा? 36 और नीचे में क्या बनेगा? 64। तो किससे कट सकता है?
तुम लोग नहीं बताएगा? 4 से कट जाएगा क्या? 4 से 64 कटता है क्या? नहीं कटता है, नहीं करता है, कटता है ना। 4 9 जा 36, ये कितना 4 1 जा 4 16 ना। तो केसी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 9/16। बताओ केसी का यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताइए। केसी का यूनिट मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, लेकिन यहां में डेल्टा एनजी कितनी है? 0, तो यूनिट लेस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, तो केसी का वैल्यू हो जाएगा 9/16। ठीक है, मतलब मैं क्वेश्चन ये कराया कि जब भी इनिशियल मोल नहीं दिया है तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, और प्रेशर को 1 atm मानिएगा, वॉल्यूम को 1 लीटर मानिएगा। चलिए क्वेश्चन को भी हो चुका है, समझ में आया है? ठीक है, रिएक्शन लिख लीजिएगा। सब ये गैसियस में है। इफ इनिशियल मोल ऑफ, लैंग्वेज लिखिए आप इसका, इफ इनिशियल मोल ऑफ PCl5 इज 8, इनिशियल मोल ऑफ PCl5 इज 8, मतलब इतना पढ़े तो आप मुझे बताइए, इनिशियल मोल दिया है ना भाई, तो क्या 1 मानेंगे क्या? नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बताओ इसके इनिशियल मोल कितने हैं? 8, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? 0। क्या क्वेश्चन इतना जो लैंग्वेज लिखा है इसका मतलब तो यही है। आगे पढ़ेंगे, चलिए। इफ इनिशियल मोल ऑफ PCl5 इज 8 एंड एट इक्विलिब्रियम total mole become 10, at equilibrium total mole become 10, find Kp if total pressure, find Kp at total pressure of 5 atm, at total pressure of 5 atm। तो आपको क्या निकालना है? केसी निकालना है कि केपी निकालना है? तो आपका आंसर होगा केपी निकालना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो आइए ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप केवल देखिए। आप बताओ यहाँ में टाइम t इक्वल टू 0 में इनिशियल मोल तो इतना है, एट टोटल प्रेशर ऑफ 5 atm, कितना एटीएम है टोटल प्रेशर? 5 atm। निकालना क्या है? केपी। केपी निकालने के लिए बताओ कंसंट्रेशन चाहिए या पार्शियल प्रेशर चाहिए? तो आंसर इज पार्शियल प्रेशर चाहिए, और पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रिक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, आपको याद होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या इसका इनिशियल इतना है ना भाई मोल, तो इक्विलिब्रियम पे मोल क्या हो जाएगा? बोलिए जल्दी से। 8 में से कितना खत्म होगा? x, ये कितना बनेगा? x, और ये कितना बनेगा? x। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा बताओ, एट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने हैं? 10। अरे भाई इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना है? 10, तो यहां से क्या निकल जाएगा? x। तो बताओ इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कैसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना है? 8 माइनस x प्लस x प्लस x, और इसकी वैल्यू कितनी है? 10, है कि नहीं है? और भाई यही तो टोटल मोल है ना इक्विलिब्रियम पे। अब बताइए यहाँ से कट जाएगा, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो बताओ हम लोग x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इक्विलिब्रियम पे बताओ PCl5 के कितने मोल बचेंगे? अरे भाई 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ में डालेंगे तो 2, और यहाँ में डालेंगे तो 2। क्लियर है ना भाई? अब आप मुझे बताइए, आपको तो मोल पता चल गया है, कहाँ का मोल पता चला है? इक्विलिब्रियम का मोल, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर। क्या निकालना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर। देखो भाई पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रिक्शन इनटू टोटल प्रेशर, है कि नहीं? तो अगर हम बात करें भाई, टोटल मोल बताओ कितना है हमारा? तो अगर देखो भाई, ये मैं नहीं लिखूंगा, एक बार मैं लिख देता हूं, लेकिन ये कभी मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। बताओ मोल फ्रिक्शन अगर निकालना है तो मोल फ्रिक्शन, इसके मोल फ्रिक्शन कितना होगा? इसके मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। क्या इसका मोल फ्रिक्शन इतना हो गया? इसका मोल फ्रिक्शन, इसका मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, और इसका मोल इनटू टोटल मोल। बोलो ऐसे लिख देंगे क्या? अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, एक बार ऐसा लिख देता हूं। बताइए पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रिक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो बताओ इसके मोल फ्रिक्शन कितना है? 6/10, और टोटल प्रेशर कितना बोला है? 5 atm। तो क्या इसका पार्शियल प्रेशर इतना होगा? इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 2/10 मल्टीप्लाई बाई 5, 2/10 मल्टीप्लाई बाई 5। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो आपने पार्शियल प्रेशर लिख दिया है, अब तो केपी निकालना है।
अब तो क्या निकालना है, Kp। तो Kp क्या होता है बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। ये क्यों इतना लिखना है बताइए, PCl3 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 2/10 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू क्या लिखा जाएगा फिर 2/10 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इसकी वैल्यू इतनी है और इसका पार्शियल प्रेशर इतना है, डिवाइडेड बाई किसका पार्शियल प्रेशर भाई, PCl5 का, और PCl5 का पार्शियल प्रेशर कितना है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। और देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 2 जा 10, 10 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या आएगा भाई 1 इंटू 1, नीचे में देखो 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो नीचे में क्या आ जाएगा। अच्छा बताओ, अरे भाई बताइए Kp का यूनिट क्या होता है, ATM का पावर डेल्टा Ng, ATM का पावर डेल्टा Ng, तो यहाँ में लिखेंगे ATM, और डेल्टा Ng देखो रिएक्शन से कितना है, प्रोडक्ट में गैस के मोल 2, रिएक्टेंट में गैस के मोल 1, 2 - 1 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3 ATM। चलिए आगे ये क्वेश्चन लिखेंगे, 2HI gives H2 plus I2, अब इसका लैंग्वेज लिखिए, ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ HI, ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ HI, ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ HI, equilibrium mole of H2 and I2, equilibrium mole of H2 and I2 are 0.1. During dissociation of HI, equilibrium mole of H2 and I2 are 0.1. Find and Kc equal to 4, and Kc is equal to 4. Find initial mole of HI. Find initial mole of HI. Find initial mole of HI. रिएक्शन क्या है भाई, 2HI से डिसोसिएट हो रहा है H2 plus I2. During dissociation of HI, equilibrium mole of H2 and I2 are 0.1. Kc equal to 4. Find initial mole of HI. क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, देखिए अब ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनिशियल मोल निकालना है, और इक्विलिब्रियम पे H2 और I2 के मोल कितने हैं 0.1 0.1, समझ पा रहे हैं ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब ये क्वेश्चन में बताओ क्या मैं 2 ले लूं क्या इनिशियल मोल, अरे भाई वही तो निकालना है कि इनिशियल मोल कितना होगा, तो इस केस में आप 2 नहीं लेंगे, समझ पा रहे हैं ना भाई, क्योंकि आपको इनिशियल मोल को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना है। तो आप मान लीजिए टाइम t = 0 पे इसके इनिशियल मोल a है, आप कुछ भी मान सकते हैं, इनिशियल मोल कितना है a, तो बताओ इसके इनिशियल मोल कितने रहे होंगे 0 0। अब एट इक्विलिब्रियम पे बताइए इसके इनिशियल मोल, इसके मोल कितने होंगे, इक्विलिब्रियम पे इसके मोल कितने होंगे, a में से कितना खत्म हो जाएगा भाई 2x, इसका क्या होगा x, और इसका क्या हो जाएगा x, अरे भाई हो जाएगा ना ऐसा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए आप क्या सोचेंगे, काश x की वैल्यू मिल जाए, है कि नहीं, आपको x की वैल्यू निकालना है ना यहाँ से। और आप मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है कि H2 और I2 का इक्विलिब्रियम पे मोल कितना है 0.1, और बताओ यहाँ से इक्विलिब्रियम पे H2 और I2 के मोल कितने हो गए x, तो बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0.1, x की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0.1, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना भाई। अब ये x की वैल्यू यहां में डालेंगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा 0.2, और ये क्या हो जाएगा 0.1, और ये हो जाएगा 0.1, क्या यहां तक समझ पा रहे हैं क्या। अब आप मुझे बताएंगे, यहां तक आपको डाउट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम का मोल है और आपको क्या निकालना है, Kc की वैल्यू भी दिया है, Kc की वैल्यू कितनी है बताइए, Kc का वैल्यू कितना है, आंसर इज 4, Kc का वैल्यू 4 है ना भाई, तो आपको Kc लिखना पड़ेगा। और बताओ क्या वॉल्यूम दिया है क्या, इसमें क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया जाता है, तो वॉल्यूम को क्या ही मानना होता है 1 लीटर, तो वॉल्यूम हम लोग क्या मान लेंगे 1 लीटर। तो बताइए Kc की वैल्यू कैसे लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा बोलिए, अरे भाई रुक जाओ, Kc का वैल्यू कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर, लेकिन ये कंसंट्रेशन नहीं है मोल है, तो बताओ क्या लिखूंगा, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, कंसंट्रेशन हो गया, और यहां बताइए क्या हो जाएगा मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम,
हो जाएगा। जब वॉल्यूम नहीं दिया जाएगा ना तो मोल का ही रेशियो ले लेना, सेम बात होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से तो सेम ही होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में क्या लिखा जाए बताओ, a माइनस 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब देखिए भाई, ये तो गिवन था। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से केसी की वैल्यू बताइए कितना है, 4। केसी की वैल्यू कितनी है, 4। और 0.1 तो क्या हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? और यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, a माइनस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या यहाँ से? अरे भाई हो जाएगा ना इसे? तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.1 अपॉन a माइनस 0.2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ? और वे लिख सकता हूँ ना? अब देखिए, अब अगर ऐसे मैंने लिख दिया है तो बताओ ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 0.1 अपॉन a माइनस 0.2, ऐसा हो जाएगा ना? और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितनी हो जाती है, 2। कितनी हो जाती है, 2। तो 0.1 अपॉन a माइनस 0.2 ऐसा हो जाएगा ना? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ में ऐसे? तो 2 टाइम्स a माइनस 0.2 0.1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2a माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.1। तो बताओ 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 प्लस 0.4 ऐसा हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5। तो बताओ a की वैल्यू क्या हो गई, 0.5 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 0.2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0.25। तो बताओ इनिशियल मोल HI का कितना है, 0.25। देखिए एक बार समझिएगा, क्योंकि इनिशियल मोल निकालना है और इक्विलिब्रियम पे HI और H2 और I2 के मोल दिया था। तो आप क्या करना, शुरुआत में A मान लेना 0 0 होगा, क्योंकि इनिशियल में रिएक्टेंट के पास होता है, प्रोडक्ट के पास कुछ नहीं होता। अब ये कितना खत्म होगा, इसका कोफिशिएंट 2 है तो A में से 2x खत्म होगा, इक्विलिब्रियम के मोल निकल गए, इसका x और इसका x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H2 और I2 के इक्विलिब्रियम पे मोल 0.1 है, मतलब यहाँ से x की वैल्यू 0.1 है, 0.1 को डालेंगे तो ऐसा आ जाएगा। और वॉल्यूम नहीं दिया होता है तो वॉल्यूम को 1 लीटर मान लेते हैं। तो केसी निकाल लेना, केसी की वैल्यू 4 दिया है तो ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, तो देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर डाउट है पूछ लीजिए, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, ठीक है। यहाँ में इनिशियल मोल, कभी कभी इनिशियल मोल देके केसी के भी पूछा जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ है कि आपको केसी देके इनिशियल मोल पूछा जा रहा है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है, देखिए तो लिखिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन के बाद लैंग्वेज लिखे, इफ इनिशियल मोल ऑफ A, B, C, if initial mole of A, B, C are 1, 1, 1, if initial mole of A, B, C are 1, 1, 1 and alpha equal to 0.5 and alpha equal to 0.5, find Kc। अल्फा की वैल्यू बताइए कितना है, 0.5 है, और निकालना क्या है, Kc निकालना है। तो ध्यान दीजिए भाई, ये भी क्वेश्चन क्या है, यहाँ में देखिए, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल मोल A का 1 है, B का 1 है, C का मोल 1 है। इसके पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें क्या हो रहा था बताइए, रिएक्टेंट का मोल दिया जा रहा था, प्रोडक्ट का मोल नहीं दिया जा रहा था। समझ पा रहे हैं ना भाई? क्या हम लोग प्रोडक्ट को क्या मान लेते थे, 0 0, लेकिन ये क्वेश्चन में प्रोडक्ट का C का भी मोल 1 दिया है कि नहीं। अच्छा बताओ D का मोल दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है, तो क्या मान लेंगे, 0। क्या समझ पा रहे हैं ना? लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम पे इसके मोल कितने होंगे, तो बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स। लेकिन अब इसका मोल क्या होगा, शुरुआत में 1 है तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में 0 था तो 0 प्लस एक्स का मतलब तो भाई एक्स ही ना हो जाता है। तो यहाँ में इसका शुरुआत में 1 मोल है तो इक्विलिब्रियम पे उसके मोल ऐड ना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ में 0 प्लस एक्स नहीं लिखा जा रहा था, क्योंकि 0 प्लस एक्स तो 0 प्लस एक्स क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट एक्स लिख देते थे। क्लियर है ना भाई? और बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा की वैल्यू कितनी है बताइए। तो अल्फा क्या होता है, डिसोसिएट कितना हुआ है भाई, एक्स,
डिसोसिएट कितना हुआ है x, कितना मोल इनिशियल है बताइए 1। अरे भाई b का भी अल्फा निकालेंगे तो x/1, समझ पा रहे हैं ना भाई। तो अल्फा की वैल्यू तो x के बराबर है और अल्फा कितना है 0.5। तो बताइए यहाँ से क्या निकल गया है, x की वैल्यू निकल गया है। तो जब x की वैल्यू यहाँ में डाल देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? अब ध्यान देना भाई, क्या इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है क्या? नहीं। तो वॉल्यूम को 1 लीटर मानना है। अरे भाई 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो उस केस में डायरेक्टली आप इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। तो बताइए केसी क्या लिखा जाएगा, 1.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बताओ, 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा ना। क्या इससे ये कट जाएगा, क्या डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो क्या बचेगा 15/5। आंसर इज 3। कोई स्टूडेंट ये तो नहीं समझ पा रहे हैं ना कि आप कैसे डेसिमल को हटा दिए। अगर भाई ऐसा है तो डेसिमल के बाद 1 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 15/5 होता है। तो सेम प्लेस पे है तो इसको आप डायरेक्टली हटा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा किसी को डाउट आ रहा है। चलिए लिखिए इसके बाद, लिखिए इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ PCl5, if initial pressure of PCl5 is 6 atm, at equilibrium total pressure is 8 atm, at equilibrium total pressure is 8 atm, find Kp। देखिए भाई अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इनिशियल मोल नहीं दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, या तो इनिशियल मोल दिया जाता था या इक्विलिब्रियम के मोल डायरेक्टली दिया जाता था और केसी केपी निकालते थे। अब आपको डायरेक्टली क्या दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है। ठीक है, तो ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको प्रेशर दिया है, तो बताइए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसके प्रेशर कितने हैं, 6 atm। वैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके प्रेशर कितने हो जाएंगे, 0 0। तो बताओ इक्विलिब्रियम पे इसके प्रेशर कितने होंगे, 6 - x। तो इसका कितना हो जाएगा, x और x। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना है, 8 है। तो बताइए क्या लिखा जाएगा, इक्विलिब्रियम पे टोटल, ये प्रेशर है भाई, तो 6 - x प्लस x की वैल्यू कितनी है, 8। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, तो बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ में x की वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ में क्या हो जाएगा बताइए 4, और यहाँ में क्या हो जाएगा 2 और ये 2। ये क्या है भाई, इक्विलिब्रियम पे क्या है, प्रेशर। अच्छा बताओ ये जो प्रेशर है वो Cl2 का प्रेशर ना दो है, तो हर इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसी को ना पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। और भाई जो Kp लिखेंगे तो उसमें पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा, और हर गैस का इंडिविजुअल प्रेशर का ही नाम पार्शियल प्रेशर होता है। तो Cl2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 2 है, और PCl3 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 2 है, और PCl5 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 4 है। तो अगर आपको Kp लिखना है तो क्या लिख देंगे बताइए, 2 × 2 डिवाइड बाई 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। लेकिन इसका यूनिट बताइए, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम, और एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। तो यहाँ में 2 यहाँ में 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 180। हो गया था ना। तो लिखिए इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ N2, H2 मिक्सचर, N2 and H2 मिक्सचर ऐसा लिख लीजिए। इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ N2 and H2 मिक्सचर इज 100 atm at equilibrium
अल्फा इज 20%, find total pressure at equilibrium, find total pressure at equilibrium। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ में क्या बोला है ना, N2 इनिशियली क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करें इनिशियली, मतलब N2 और H2 मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना है 100 atm। समझ पा रहे हैं ना भाई, ये दोनों का प्रेशर कितना है 100 atm है, तो इसका कितना होगा 0। ये जो 100 atm है केवल N2 का प्रेशर नहीं है, N2 और H2 सबको मिला के जो टोटल प्रेशर है वो कितना है बताइए 100 atm। ये दोनों का प्रेशर कितना है 100 atm। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम पे कैसे लिखा जाए, इक्विलिब्रियम में कैसे लिखा जाए, 100 में से x खत्म किया जाए कि 100 में से 3x खत्म किया जाए, ये सोचने वाली बात है। अच्छा बताओ, क्या ये टोटल प्रेशर है ना भाई 100 atm, मतलब ये दोनों का टोटल प्रेशर है ना, मिक्सचर का टोटल मतलब मिक्सचर का इनिशियल प्रेशर कितना है 100 atm, मतलब इन दोनों का मिला के जो प्रेशर आ रहा है वो 100 atm आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम पे इसके कितने प्रेशर होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। इक्विलिब्रियम पे जब लिखना है ना तो इसके टोटल मोल खत्म होंगे, समझ पा रहे हैं ना, इसका मोल 3 है, इसका मोल 1 है, तो इसमें से कितना खत्म होगा, आंसर इज 4x खत्म होगा। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर का प्रेशर है 100 atm, तो जो खत्म होगा इक्विलिब्रियम पे वो दोनों के मोल खत्म होंगे। समझ पा रहे हैं ना भाई, तो 100 माइनस 4x होगा, ना तो 100 माइनस x होगा, ना तो 100 माइनस 3x होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने के लिए बताया जाएगा, ये सबसे आसान तरीका है। तो बताओ 100 माइनस 4x हो जाएगा ना, तो बताओ ये कितना बनेगा 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हमारा कितना है, और सॉरी क्वेश्चन आप ध्यान देना, टोटल प्रेशर तो निकालने के लिए बोला है, बोला है कि इक्विलिब्रियम पे कितने अल्फा की वैल्यू कितनी है 20%, तो बताओ अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा ना, 20% बोले तो 20/100 आंसर इज 0.2। अब बताओ यहाँ से अल्फा निकालना है, अल्फा कैसे निकालते हैं, कितना मोल डिसोसिएट होगा 4x और इनिशियली कितना था 100, तो यहां से बताइए 0.2 और ये कट जाता है कितना 25, तो x अपॉन 25 होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 25 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए 5। अरे भाई आ जाएगा ना 5। तो टोटल प्रेशर बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या है 100 माइनस 4x प्लस 2x, यही तो है ना, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 2x और x की वैल्यू 5 डालेंगे तो 100 माइनस 2 इंटू 5, तो आंसर इज 100 माइनस 10, तो आंसर इज क्या हो जाएगा 90 atm। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 90 atm। अरे भाई केपी का यूनिट लिखते थे तब ना एटीएम की पावर डेल्टा एनजी लिखते थे, प्रेशर का यूनिट तो एटीएम ही होगा। समझ पा रहे हैं ना आपको, ठीक है कॉपी कर लीजिए। या तो आप दूसरे तरीका से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मान लो आपको इसमें डाउट हो रही है, क्योंकि ये मिक्सचर का प्रेशर है 100 atm, तो क्योंकि दोनों का मिक्सचर, दोनों को मिलाने के बाद उनका टोटल प्रेशर कितना है 100 है, तो आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ में जो टोटल मोल डिसोसिएटेड होगा ना वो दोनों को मिला के होगा, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, नहीं तो आप ऐसे समझ सकते थे क्वेश्चन को, अगर आपको डाउट हो रही है तो आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ में क्या लिखा था N2 और H2, ठीक है, इन दोनों का N2 मतलब रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया, एक कंटेनर है उसमें नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। समझ पा रहे हैं ना भाई, और बताइए इन दोनों का टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर कितना है 100 atm, मतलब मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना है 100 atm। समझ पा रहे हैं। अच्छा बताओ इनका मोल का रेशियो कितना है 1:3 है कि नहीं, और भाई देखो यहाँ में नाइट्रोजन का आगे में 1 है और उनका आगे में क्या है 3 है, तो 1:3 आना चाहिए, और टोटल प्रेशर कितना है 100, तो कितना कितना इसको अगर 25 प्रेशर कर लेते हैं और इसको 75 कर लेते हैं, रेशियो हमारा 1:3 आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाई आएगा ना, ये 1:3 आ रहा है ना भाई, समझ पा रहे हैं ना भाई। तो इसको 25 लिखेंगे, इसको 75 लिखेंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 1:3, और टोटल प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा 100 atm। तो फिर आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करके कर सकते थे कि ये 25 है और ये 75 होगा। समझ पा रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम पे इनके प्रेशर कितने होंगे बताओ 25 माइनस x, और इसके कितने हो जाएंगे 75 माइनस 3x, और उसके कितने बनेंगे 2x। तो आप ऐसे भी करके आंसर निकालेंगे, दोनों से आंसर सेम ही आएगा।
नहीं समझ में आया भाई, इंडिविजुअल इंडिविजुअल हो गया तो, है कि नहीं? तो आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे आसान यही है जो आपको बताया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो रिएक्शन लिखा गया है, x से y प्लस जेड बन रहा है और उसका इक्विलिब्रियम जो Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Kp2 है। ठीक है, इसको लिखने के बाद लैंग्वेज शुरू करेंगे। लिखेंगे इफ रिएक्शन आर, आपको दो रिएक्शन लिखा गया है। इफ रिएक्शन आर started with, if reaction are started with 1 mole of, if reaction are started with 1 mole of X and A, if reaction are started with 1 mole of X and A at equilibrium, at equilibrium alpha of both reactant is same. If reaction are started with 1 mole of X and A at equilibrium alpha of both reactant is same and Kp1 upon Kp2 is equal to, and Kp1 upon Kp2 is equal to 9/1, then P1 upon P2 is, find P1 upon P2। समझ पा रहे हैं ना? तो P1 upon P2 की वैल्यू क्या होगी समझ पा रहे होंगे आपको। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है ना, देखिए क्वेश्चन भी काफी आसानी है, आप पहले ध्यान दीजिएगा। आपको दो रिएक्शन लिखा गया, ये दो रिएक्शन है और दोनों रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है, एक का रिएक्टेंट x है, दूसरा का a है। क्वेश्चन में ये बोला गया है ना कि दोनों के शुरुआत हो रहा है जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, इसके 1 मोल है तो इसका कितना कितना होगा 0। मतलब दोनों रिएक्टेंट का शुरुआत में कितने मोल है? 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल है। यही तो बोला गया है ना। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? भाई देखो क्वेश्चन लिखा है ना, इफ रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ 1 मोल ऑफ x एंड a, मतलब रिएक्शन जो शुरू हो रहा है वो कितने मोल से शुरू हो रहा है? 1 मोल से। किस किस के 1 मोल? x और a के। तो x का भी 1 मोल होगा, a का भी 1 मोल होगा। ठीक है, तो बताइए इक्विलिब्रियम पे इसके मोल कितने हो जाएंगे? 1 माइनस x, इसका कितना होगा? x और x। देखो शुरुआत में 0 था ना, तो 0 प्लस x क्या ही होता है? x। और बताओ यहाँ में क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 1 में से x और ये क्या बनेगा? 2x। देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में ये बोला गया है ना, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों रिएक्टेंट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या है? क्या लिखा है? देखो एट इक्विलिब्रियम अल्फा ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज सेम। अल्फा क्या है? दोनों रिएक्टेंट का क्या है? सेम है। समझ पा रहे हैं ना? अल्फा अगर निकालेंगे भाई ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अल्फा क्या होगा? अल्फा कितना दोनों के लिए अल्फा देखो क्या होगा, कितना डिसोसिएट हो रहा है? x और इनिशियल में कितना है? 1। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी? x, क्योंकि दोनों रिएक्शन में जो अल्फा है वो क्या ही है? बताइए, सेम है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहे? इसके लिए अल्फा क्या होगा? x। इसके लिए भी अल्फा क्या होगा? डिसोसिएटेड डिवाइड बाई इनिशियल। तो दोनों में तो सेम ही आ रहा है। तो अब मुझे बताओ क्या x की वैल्यू किसके बराबर आ चुकी है? अल्फा। तो क्या जहां जहां x लिखा है क्या मैं वहां में अल्फा लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? अब थोड़ा सा ध्यान देना है। ये तो बोलो क्या निकला है? क्या निकला है? मोल एट इक्विलिब्रियम। और इसका भी क्या निकला है? मोल एट इक्विलिब्रियम। आपको निकालना है क्या? Kp, क्योंकि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp1 है और Kp बोले तो पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना पड़ता है? मोल फ्रैक्शन। भाई अब हर एक स्टेप में मैं नहीं लिखूंगा, आप लोगों को बताना है। बताओ Kp1 को कैसे लिखा जाए? तो क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ x, पार्शियल प्रेशर ऑफ y इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ z डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ x। होगा कि नहीं होगा? अभी बोलिए, होगा कि नहीं होगा? कॉपी पेन रेस्ट दीजिए, पहले ध्यान दीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है। तो चलो इसका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। अच्छा बताओ इसका टोटल मोल कितना होगा? अल्फा से अल्फा कटेगा, टोटल मोल 1 प्लस अल्फा। कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बताओ इसके मोल कितने हैं? मैं इसका पार्शियल प्रेशर लिख रहा हूं y का। देखिए तो क्या लिखेंगे? पहले मोल फ्रैक्शन इसका निकालना पड़ेगा, अल्फा डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल कितना है? 1 प्लस अल्फा।
इनटू क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है ना। मान लो इसका टोटल प्रेशर कितना है, P1, कितना है बोलिए, P1। या ये किसका हो गया है बताओ, ये Y का हो गया है। जेड का कैसे लिखेंगे, जेड का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा बताओ, इसका मोल डिवाइड बाई टोटल मोल इनटू इसके टोटल प्रेशर। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसका बताइए क्या लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पी। हो जाएगा ना भाई ऐसा। तो ये इसका Kp1 लिख दिया गया। अच्छा बताओ इसका Kp2 लिखना है, तो आप बताओ Kp2 क्या हो जाएगा, Kp2 क्या हो जाएगा बताओ, इसके पार्शियल प्रेशर तो क्या लिखा जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा ना। ये इसके मोल डिवाइड बाई टोटल, टोटल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, आंसर इज 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। और इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, तो इसका टोटल प्रेशर कितना है, P2 क्या है, यहाँ में 2 है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई इसका बोलिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर कितना है, P2। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि आपको क्या भी क्वेश्चन में क्या भी दिया है बताइए, Kp1 अपॉन Kp2 इज इक्वल टू क्या है, 9/1। Kp1 इतना निकल चुका है, Kp2 इधर निकल चुका है ना। कॉपी कर लीजिए एक बार। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या आप लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं क्या, यहां से बताओ क्या मिलेगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बनेगा ना ऐसा, अल्फा स्क्वायर P1 स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा, एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो क्या आपको समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे बचेगा क्या, देखो अल्फा स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बाद में कॉपी करेंगे, एक P1 दो P1 है ना भाई, नीचे में एक P1 है कट जाएगा ना, तो अल्फा स्क्वायर P1 ऐसा हो जाएगा क्या। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान देना, 1 प्लस अल्फा कट जाएगा क्या, तो क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, आंसर इज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तुम टेंशन में आ गया, पहले कॉपी करो इसको। हो गया कॉपी, क्या यहाँ तक कॉपी हो गया है ना, ठीक है। देखिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे तभी हो पाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ एक ही स्टेप में लिख दूं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आइए इधर ध्यान दीजिए, तो आप लोग बताना मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं। बताओ Kp1 जो होगा ऊपर का ऊपर के साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, Kp1 क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, क्या P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P1 होगा ना ऐसे। क्या ये 4 नंबर है ना, 4 नंबर, तो क्या आप लोग को मालूम है क्या 4 नंबर है तो ये ऊपर चला जाता है ना, ठीक है। तो आप बताना यहाँ से Kp1 की वैल्यू क्या हो रही है, अल्फा स्क्वायर P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू P1 ऐसा हो जाएगा क्या, क्योंकि ABCD 4 नंबर है ना, ABCD 4 नंबर होता है ना भाई, तो इसमें क्या होता है ये दोनों नंबर एज इट इज रहता है और इसका जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, ऐसा हो जाता है ना। तो यहाँ में भी देखिए ABCD, तो 1 प्लस अल्फा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जिसका वजह से क्या होगा बताओ, ये 1 प्लस अल्फा से ये स्क्वायर कट जाएगा ना, क्या ये P1 से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बताइए, बताओ क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर P1 और यहाँ में क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, फॉर्मूला इज A प्लस बी A माइनस बी, क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या ही होता है 1, अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो Kp1 की वैल्यू सिंप्लीफाई होके इतनी आ चुकी है। देखिए भाई 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा को मैंने 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा होता है, तुम लोग भूल गया होगा A प्लस बी A माइनस बी, ये आपको 9 से सिखाया जाता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ में देखो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, तो आंसर इज 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर, डायरेक्टली 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया है। अब Kp2 को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, Kp2 को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा Kp2 में देखो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो 4 अल्फा स्क्वायर P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर है कि नहीं, और यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलिए
4 अल्फा स्क्वायर P2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2, यही तो हो जाएगा ना। फिर वही देखो 4 नंबर ऐसा टाइप का आ गया है, तो क्या लिखा जाएगा इसको ये लिखा जाएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर P2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस अल्फा। आप एक स्टेप में लिख सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखो ये P2 का स्क्वायर है तो एक P2 से एक P2 कट जाएगा, एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बताओ, के P2 क्या हो जाएगा बोलिए, 4 अल्फा स्क्वायर P2 बोले तो टोटल प्रेशर, कौन सा रिएक्शन के लिए, सेकेंड रिएक्शन के लिए। और यहां से क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, आंसर इज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, बन जाएगा ना इससे, क्योंकि तुमको निकालना क्या था P1 अपॉन P2, तो आंसर इज क्या हो जाएगा 36/1। चलिए तो पढ़ाने वाला कार्यक्रम यहीं पे खत्म हो जाता है।